वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द ज्वेल इन द क्राउन बाय पॉल स्कॉट। पॉल स्कॉट की बायोग्राफी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम इनका जो है वो थोड़ा बायोग्राफिकल स्केच लेंगे ताकि हम अपने नॉवल को जो है वो अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी थंबनेल को डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, टाइटल को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट थीम्स है इस नावल के अंदर उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल स्कॉट की बात करते हैं, जो कि 1920 में पैदा हुए थे और 1978 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और इनको जो बेस्ट इनकी जो फेमस होने की जो रीज़न है वो इनकी टेट्रोलॉजी है, जो कि है दी राज क्वार्टेट। अब दी राज क्वार्टेट एक्चुअली में है क्या? ये एक 4 नॉवल पे बेस्ड एक वॉल्यूम था, जो कि इस एक सीक्वेंस के साथ इन्होंने लिखा है, जिसमें इनके 4 फेमस नॉवल जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। पॉल स्कॉट ने इनको लिखा है और ये उस टाइम पे इन्होंने लिखा है जब ब्रिटिश राज जो है वो अपने एंड पे था। मींस कि ब्रिटिश राज जो है वो ख़त्म हो रहा था इंडिया में। फ्रॉम 1965 टू 75 का जो टाइम पीरियड है वो है इसमें। इसमें कौन कौन से नॉवेल्स शामिल हैं वो हम लोग देख लेते हैं। द ज्वेल इन द क्राउन फर्स्ट नॉवल जो शामिल है, द डे ऑफ द स्कॉर्पियन सेकंड है, द टावर्स ऑफ साइलेंस, अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स। द राज क्वार्टेट के ये 4 इंपॉर्टेंट जो नॉवेल्स हैं जिसपे ये द राज क्वार्टेट जो है वो बेस्ड करता है। अब फर्दर बात करते हैं अपना जो हमारा रिस्पेक्टिव नॉवल है आज का, द ज्वेल इन द क्राउन 1966 में जो कि पब्लिश हुआ था। और ये एक एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा गया है। अब एपिस्टोलरी फॉर्म कौन सी होती है कि कोई लेक्चर्स मिल गए, किसी चीज़ के रिलेटेड कोई इंटरव्यूज़ मिल गए, कोई स्टोरीज मिल गई, तो उनको कंबाइन करके जो है ना इसको लिखा गया है द ज्वेल इन द क्राउन को। और इसके अंदर जो है वो टाइम पीरियड दिखाया गया है, या फिर इसको उस टाइम पीरियड में सेट किया गया है जब ब्रिटिश राज के फाइनल डेज थे इंडिया में। अब इसके टाइटल की बात कर लेते हैं साथ ही साथ। टाइटल जो है वो खुद जो है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है? ये जो टाइटल है द ज्वेल इन द क्राउन, ये इस चीज़ को रेफर कर रहा है कि कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर कोई वैल्यूएबल चीज़ है। ये एक उस चीज़ का एक्सप्रेशन है जो कि कोई हमारी समथिंग मोस्ट वैल्यूएबल हो। जैसे कि इंडिया जो है उस टाइम पे कंसीडर किया जाता था कि ब्रिटिश अम्पायर की जो पोसेशन में है वो सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है उस टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो इरा है उस टाइम पे जो ब्रिटिश राज था या फिर ब्रिटिशर्स के पास मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ थी वो क्या थी? इंडिया। और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया को जो है कोई और आके इन्वेड करे या फिर कोई और आके इसको पोसेस कर ले। इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ से तब तक नहीं गए जब तक इन्हें कोई और ख़तरा नहीं बचा था कि कोई और कंट्री आएगा और इन्वेड कर लेगा इंडिया को। तो ये हो गया इसकी टाइटल की सिग्निफिकेंस कि ये इस चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस टाइम ब्रिटिशर्स के पास, जब कॉलोनियल रूल या फिर कॉलोनियल जो टाइम पीरियड है वो चल रहा था। अब बात कर लेते हैं, हम इसकी समरी की तरफ आते हैं और समरी में ही हम इसके कैरेक्टर्स को भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स इसमें कम हैं लेकिन ज़्यादा लेंथी कैरेक्टर्स नहीं है। स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? स्टोरी जो है वो 1942 में सेट की गई है और ये मायापुर में जो है वो सेट है, जो कि बंगाल वाली साइड पे ये इसकी लोकेशन वहाँ पे है। अब कौन है इसकी प्रोटैगनिस्ट? यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर सबसे पहले हमारे पास आता है डेफने मैनर्स। अब जो डेफन मैनर्स है ये एक यंग वुमन है जो कि लंदन में रह रही होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अब वर्ल्ड वॉर जब 2 होती है उसी वक्त जर्मनी का भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, नाजी इन्वेजन, वो भी चल रही होती है साथ साथ। तो ये खुद को डेफन जो है वो एक इल मैनर्ड वुमेन के तौर पर बताती है। साथ ही साथ ये लंदन में क्या काम करती है, वहाँ पे ये एम्बुलेंस ड्राइवर थी। एम्बुलेंस ड्राइवर थी जब जर्मन ब्लिट्स बॉम्बिंग कैंपेन चल रही थी 1942 1941 1941 40 से 1941 के दरमियान जब ये बॉम्बिंग कैंपेन चल रही थी, तो उस टाइम पे जो एम्बुलेंस ड्राइवर थी वो डेफन थी। अब जब
उस टाइम पे ये एज अ ड्राइवर काम कर रही थी, तो डॉक्टर्स ने इसको हार्ट प्रॉब्लम की वजह से इस किस्म का स्ट्रेसफुल वर्क करने से जो है वो रोक दिया। अब डेफन जो है इसकी जो फैमिली है इसकी जो फैमिली है, पेरेंट्स और ब्रदर, उनकी डेथ हो जाती है जर्मन एयर स्ट्राइक्स में। ये जर्मन एयर स्ट्राइक्स जो है वो इसकी सारी फैमिली को किल कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है, बिकॉज अब ये वहाँ पे लंदन में और अकेली रह जाती है, तो ये वहाँ से मूव ऑन करके इंडिया आ जाती है अपनी आंट ईथल मैनर्स के पास। ईथल मैनर्स के पास आती है वो उस टाइम पे रावलपिंडी में थी, और वो रावलपिंडी जो था वो था पंजाब में, और वो पार्ट था, सब कॉन्टिनेंट था उस टाइम पे, तो इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी अभी उस टाइम पे। फिर वो क्या करती है इसकी आंट के, क्योंकि ये अभी यंग गर्ल है, तो इस वजह से इसको जो है वो एक और इसकी आंट होती हैं चैटर्जी, जो कि एक नोबल वुमेन होती हैं, एक प्राउड वो नोबल वुमेन, उसके पास भेज देती है, ताकि वहाँ ये जाए और उनके साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करे, और साथ ही साथ वहाँ पे इसको इसकी एज की जो फ्रेंड्स हैं वो भी मिल सकेंगी, और इसका जो टाइम है वो अच्छा गुजरेगा, बिकॉज पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, और अब ये सिर्फ ईथल के पास आई है, और ईथल जो है वो इसको इनफ कंपनी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब ये चैटर्जी के पास आ जाती है। जब चैटर्जी के पास आती है तो ये उसको आंट लिली कह के जो है वो उसको बुलाती है। अब यहाँ पे जो है ये इसकी अट्रैक्शन होती है हरि कुमार से। अब जो हरि कुमार है ये एक जर्नलिस्ट है, और ये इसकी जो सारी एजुकेशन है वो इंग्लैंड की है, और वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के बाद इसके फादर जो है वो बैंकरप्टेड हो गए थे। देन फादर की ने जो है वो सुसाइड कर ली थी, और उसके बाद जो है इसको इंडिया वापस आना पड़ा, बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके पास वहाँ पे रहने के लिए नहीं थे। अब जब ये वापस आ जाता है तो वापस आके इसको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होते हैं कि वहाँ पे ये पहले इंग्लैंड में इंग्लिश सोसाइटी में रहा था, अब इसको इंडिया जब आया तो वो एक इंडियन सोसाइटी है, एक टिपिकल इंडियन सोसाइटी। तो कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब इसको आइडेंटिटी क्राइसिस के जो इशू है उसको फेस करना पड़ा। रेसिस्ट सिस्टम था, रेस सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश राज का जब टाइम चल रहा था, तो इंडियंस इंग्लिश मैन और वुमेंस को एक दूसरे के साथ ऐसे एक एनिमी लाइक इनका रिलेशनशिप चल रहा था जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था इंडिया में। उसके बाद इन दोनों की जो है वो मीटिंग बीबी घर गार्डन में होती है। वहाँ पे इनका फर्स्ट टाइम जो लव रिलेशन है वो बनता है, लेकिन ये इनको कुछ एंग्री इंडियन मैन होते हैं, वो आके इंटरप्ट कर देते हैं इनकी मीटिंग के दौरान, और क्या करते हैं कि वो हरी को आके बहुत ज़्यादा मारते हैं, और साथ ही साथ उसको लटका देते हैं। और डेफन का जो है वो उस टाइम पे रेप होता है। जब उसका रेप होता है तो उसके बाद डेफिन जो है वो साइलेंस को अडॉप्ट कर लेती है। अब वो क्यों करती है, ताकि अगर वो जाके कंप्लेन करेगी किसी भी इंडियन पुलिस स्टेशन में, तो हरी को ऑब्वियसली जो है वो अरेस्ट किया जाएगा कि ये भी उनमें शामिल था, रेपिस्ट में। सो इसलिए इसने और हरी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। बट रोनाल्ड मैरिक, अब जो वहाँ पर पुलिसमैन था, उसको कहीं ना कहीं से फिर भी इस रेप इंसिडेंट का जो है वो पता चल जाता है। जब इसको रेप इंसिडेंट का पता चल जाता है तो ये बाकी सारे रेपिस्ट और हरी को जो है वो अरेस्ट कर लेता है। अब जब मैरिक जो है ये एक इंग्लैंड का एक लोअर क्लास से इसका ताल्लुक था, और इसको जो है वो वहाँ पे इसको काफ़ी बैड ट्रीट किया जाता था। जब ये इंडिया में आया तो इसको जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे दूसरों के साथ, इंडियंस के साथ भी। इंडियंस को भी ये कुछ पसंद नहीं करता था। अब मैरिक जो है वो जब उसको हैरी को देखता है, उसके एक इंग्लिश मैन के कुछ उसकी वैल्यूज़ देखता है, उसके हैबिट्स देखता है, और साथ ही साथ इंडियन का उसका कल्चर मिक्सअप देखता है, तो वो इसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है। जब वो इसको डिसलाइक करता है तो वो इसको कहीं से भी जो इसका अरेस्ट इसको किया है वो इसको विदाउट जो है वो वेस्ट नहीं जाने देता। फिर इसके बाद होता है क्या, जब ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर इसके साथ हैरी के साथ, तो मैरिक जो है वो हर किस्म की कोशिश करता है कि जो हैरी है उसको जो है कहीं मैं इसको यहाँ से निकलने ना दूँ जेल से। तो अब इसके ऊपर जो एज अ रेपिस्ट जो है वो कहीं से भी प्रूफ नहीं होता कि ये भी उन रेपिस्ट में शामिल था जिन्होंने डेफिन का जो है वो रेप किया होता है। अब हैरी को जो है एक और
चार्ज में जो है वो इसको मज़ीद जो है वो जेल में रखा जाता है। अब वो इस पे के ऊपर चार्ज ये था कि इसने एंटी इंपीरियल रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी उनमें पार्ट लिया होता है, और जब कोर्ट में इसके अगेंस्ट ट्रायल चलता है तो वो इसका इसी बेस पे चलता है कि इसने जो इंपीरियल रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट लिया होता है। अब क्या होता है कि जब ये जेल में होता है, देन क्योंकि इसको तो वहाँ पे पनिशमेंट दे दी जाती है हैरी को। अब डेफिन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है इसके बाद, और वो अपनी आंट ईथल के पास आ जाती है, और ड्यूरिंग लेबर उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और डेफिन को सिर्फ एक कंसर्न होता है कि ये जो बेबी होगा ये हैरी का होगा या फिर वो रेपिस्ट का होगा। तो इसका ये कंसर्न था इसकी डेथ के टाइम पे, और इसकी डेथ होती है क्योंकि इसको हार्ट का प्रॉब्लम था ऑलरेडी। इसका जो ट्रीटमेंट है वो, जब ये लंदन भी थी वहाँ भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा था, बट जब यहाँ वापस आती है तो यहाँ भी इसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है। और पवर्ती जो कि बेबी का नाम होता है, बिल्कुल जो उसकी रिसेम्बलनेस होती है वो हरी से ही मिलती है। ईथल जो है वो इस चीज़ को जो है विटनेस करती है कि इसकी जो रिसेम्बलनेस है वो बिल्कुल अपने, इसका जो फादर है वो हरी ही है। और यहाँ पे जो है वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है इसकी डेथ के साथ डेफिन की। अब स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स हमें नज़र आते हैं, साथ ही साथ इसके मेजर थीम्स नज़र आते हैं। थीम्स में सबसे पहले तो रेशियल डिफरेंस नज़र आता है, कॉलोनियल पावर, यानी जब ब्रिटिशर्स यहाँ आते हैं इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट उस टाइम पे जो इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम पे इकट्ठा था, सब कॉन्टिनेंट था। ब्रिटिशर्स जब वहाँ पे आके रूल करते हैं, ब्रिटिशर्स रूल करते हैं, अपनी कॉलोनियल जो ऑपरेशन है वहाँ पे जो है वो स्प्रेड करते हैं हर तरफ। साथ ही साथ जो आइडेंटिटी क्राइसिस हैं वो डेवलप होते हैं, कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कॉलोनियलिज्म में क्या क्या हुआ है, कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से इम्पेक्ट किया है, या फिर किस तरह से उसने इन्फ्लुएंस्ड किया है पोस्ट कॉलोनियल इरा को, कि कॉलोनियलिज्म के बाद जो उस सोसाइटी के लोग हैं, उस कंट्री के लोग हैं, उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, उनकी साइकी क्या डेवलप हो रही है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आते हैं। हरी का जो कि करेक्टर है उसके हमें आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आते हैं। जब वो इंग्लैंड के अंदर होता है तो एज आ इंग्लिश मैन होता है, लेकिन जब वो इंडिया आता है तो फिर उसको एज आ इंडियन जो है अपनी नेशनैलिटी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है, और इसकी वो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं कि अब वो ना एक इंग्लिश मैन रहा है और ना ही एक इंडियन मैन रहा है, तो उन दोनों के दरमियान वो कुछ एक हेट्रो कल्चर में अब उसकी जो है वो डेवलपमेंट फर्दर होगी। ये है इसमें थीम। और सेकंड जो है वो क्लास डिवीजन का भी इसमें थीम है। और पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर हम आइडेंटिटी क्राइसिस देखते हैं, एलिनेशन का थीम देखते हैं कि जब एक पोस्ट कॉलोनियल एरा में एक इंडिविजुअल होता है तो वो खुद को एलिनेटेड फील करता है अपने होमलैंड में, बिकॉज वो जो जिस कल्चर में उसकी परवरिश हुई होती है, जब उसको वो कल्चर अपने होमलैंड में नहीं मिलता तो उसको वो एलिनेटेड जो फीलिंग्स हैं वो फील करता है। सो ये इसकी ओवरऑल स्टोरी थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।